नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आपने टमाटर लगाया हुआ है तो। टमाटर यदि हम देखें तो साल में मुख्यतः 2 बार लगाया जाता है। पहला हमारा लगता है जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। और दूसरा हमारा सीज़न होता है वो होता है गर्मियों के लिए। तो गर्मियों के समय पर हम देखें तो जनवरी से लेकर मार्च तक जो टमाटर लगाया जाता है वो ग्रीष्मकालीन टमाटर कहलाता है। दोनों समय पर जो वैरायटी लगाई जाती हैं वो अधिकतर अलग अलग लगाई जाती हैं और दोनों सीज़नों पर जो समस्याएं आती हैं हमें वो भी अलग अलग आती हैं। जैसे बरसात के समय में यदि हम देखें तो बरसात के समय पर हमें फंगस जनित रोग ज़्यादा आते हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। लेकिन वहीं अगर हम गर्मियों के समय की बात करें तो गर्मियों के समय पर हमें फंगस की समस्या खैर आती है लेकिन उतनी नहीं आती है जितनी कीटों की आती है। इस समय पर कीटों की समस्या ज़्यादा आती है। तो आज इस वीडियो पर हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमने टमाटर लगाए हुए हैं तो हमें कीटों के लिए क्या क्या रोकथाम करके चलनी पड़ेगी और अगर कीट आ भी चुके हैं तो उनके लिए हमें क्या करना होगा। आज इस वीडियो पर हम यही चर्चा करेंगे और ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो पर हम आपको रासायनिक नियंत्रण भी बताएंगे और जैविक नियंत्रण भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस समय जो भी जानकारी दी जाती है यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पॉइंट को यदि हम देखें 5 पॉइंटों पर तो वो है हमारा कौन सा, सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई हमें गर्मियों के समय पर ज़्यादा करनी होती है, बरसात के समय पर तो हमें सिर्फ खाद देना होता है ड्रिप से, लेकिन गर्मियों के समय पर हमें सिंचाई ज़्यादा करनी होगी। अब आप कहेंगे कि सिंचाई का क्या संबंध है कीटों से। तो दोस्तों, कीटों का संबंध होता है सिंचाई से। वो ऐसा कि यदि आप ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो वहाँ पर कचरा ज़्यादा होगा, यानी खरपतवार ज़्यादा होंगे, तो भी आपकी फसल पर जो है कीटों की समस्या ज़्यादा आती है। दूसरा ये एक समस्या और आती है कि यदि आपने पानी कम दिया, सिंचाई अगर कम होती है तो पौधा स्टेज पर आता है और पौधा जब स्टेज पे आता है तो भी कीटों की समस्या तो वैसे भी होती है, लेकिन कीटों की समस्या का प्रभाव जो होता है, यानी कीटों का जो प्रभाव होता है वह हमारी फसल पर ज़्यादा दिखाई देता है। यानी पौधा अगर स्वस्थ रहेगा, उसको पानी बढ़िया मिलेगा, पोषक तत्व बढ़िया मिलेंगे तो कीट आएंगे भी तो उससे वो लड़ लेगा। लेकिन यदि पौधा कमज़ोर है तो वह वो लड़ने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए हमें सिंचाई जो है उसका प्रबंधन करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा हमारी सिंचाई। दूसरा है हमारे पास खरपतवार प्रबंधन। जैसा कि आप जानते हैं कि खरपतवार पर हमेशा जो है कीट ज़्यादा रहते हैं। हम इस पर जो करते हैं वो अधिकतर करते हैं हमारी फसल पर, ठीक है। फसल पर हम पर्याप्त मात्रा पर स्प्रे करते हैं लेकिन खरपतवारों पर स्प्रे हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि आपको एक तो फसल पर तो हमें खरपतवार नहीं रखने हैं, हमें मल्चिंग करके रखनी है। पहली बात तो यही है। दूसरा, यदि हम आसपास की हम बाउंड्री देखें, हमारी जो भी एरिया रहता है, हमारा जो भी हमारा खेत रहता है, जो हमारा फार्म रहता है, वहाँ पर आसपास जो बेडें होती हैं वहाँ पर भी आपको खरपतवार नाशी का स्प्रे करके रखना पड़ेगा। और बीज पर तो आपको खरपतवार नाशी का आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर निंदाई गुड़ाई कर सकें तो निंदाई गुड़ाई आपको पहले करनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार नाशी के कुछ अपने जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो फसल पर हमें दिखाई देते हैं कुछ समय के बाद। खरपतवार तो चले जाते हैं लेकिन उसका जो असर है, ठीक है, ग्लाइफोसाइड वगैरह का, पैराक्वाट का जो असर है आपको टमाटर की फसल पर खासकर आपको दिखाई देगा। उसकी पत्तियों का साइज आपका बिगड़ा हुआ दिखाई देगा। यदि हो सके संभव तो आपको खुरपी वगैरह से या फिर निंदाई या हाथ से करनी चाहिए। तो ये रहा हमारा कौन सा, दूसरा पॉइंट। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट को यदि हम देखें तो तीसरे पॉइंट पर हमें कुछ एडवांस तरीके से काम करना होगा यदि आपको अपनी फसल को सुरक्षित रखना है। तो देखिए, हम क्या होता है, हमारी जो एरिया रहता है, हमारी जो बाउंड्री होती है उसके अंदर हम स्प्रे करते हैं, लेकिन हमारे खेत के बाहर, हमारी बाउंड्री के बाहर जो कचरा होता है और जो फसल लगी हुई होती है, वहाँ पर पता चला दूसरे किसान का खेत है वो, तो वहाँ पर उन्हें स्प्रे नहीं किया है, जाहिर सी बात नहीं करेगा वो, तो वहाँ से जो कीटक हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे जो कीटक जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारे कीटक उड़ने के बाद वहाँ चले जाते हैं। तो होता क्या है कि हम स्प्रे करते रहते हैं, जब स्प्रे करते हैं कीटक बाहर चले जाते हैं और फिर जैसे ही दवा का असर खत्म होता है तो फिर कीटक बाहर लौट के अंदर फिर आ जाते हैं वो, तो आपकी जो समस्या है वो हल उसका नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहली बात तो है कि जैविक रूप से आप जैसे मक्का वगैरह आसपास लगा सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जो इंसेक्ट जालियाँ होती हैं या ग्रीन नेट जो होता है हमारा, उसको आसपास बाउंड्री पर आप लगा दें लगभग 10 फीट की हाइट पर। यदि 10 फीट की हाइट पर आप ग्रीन नेट वगैरह को, इंसेक्ट नेट वगैरह को लगाते हैं तो आप देखेंगे एक तो सबसे बड़ी आपका ये फ़ायदा होगा इसका कि जो गर्म हवा रहती हैं वो अंदर नहीं आएंगी। दूसरा ये कि आपके खेत के बाहर के जो
इंसेक्ट थे वो अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि अधिकतर जो इंसेक्ट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जैसे हमारा वाइट फ्लाई हुआ, थ्रिप्स हुआ, एफिड जैफिड हुए, इनकी जो हाइट है उड़ने की वो अधिकतर 10 फीट होती है। 8 फीट के अंदर ही ये उड़ते हैं और यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इसके अलावा ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो आप यदि इंसेक्ट नेट बाउंड्री के आसपास लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी फसल पर बाहर के इंसेक्ट तो कम से कम नहीं आएंगे। दूसरा, आपके जो अंदर पहले से हैं वो आप जब स्प्रे करेंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वो बाहर नहीं भाग पाते, और फिर इंसेक्ट की जालियों पर भी आप स्प्रे कर देते हैं तो जो अंडे वगैरह रह जाते हैं वो भी आपके नेस्ट हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। आज चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि आपको कुछ ऐसे जुगाड़ भी करने होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप बाउंड्री पर क्या कर सकते हैं, गेंदे को लगा सकते हैं एक। दूसरा, भिंडी एक तो सब्जी की खेती है, वो टोटल सब्जी है, लेकिन इसके अलावा हम क्या करेंगे, भिंडी को आसपास जब हम लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि भिंडी की फसल पर थ्रिप्स, हरे माहू, फुद्दे वगैरह ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं भिंडी पर। तो होता क्या है, जब हम इसे बाउंड्री पर लगाते हैं 2 लाइन 3 लाइन इसकी, तो सबसे पहले जो बाहर के कीटक होते हैं वो हमारी भिंडी की फसल पर अटैक करते हैं। और भिंडी की फसल पर हम क्या करते हैं कि यदि उसको हम चाहें तो उसमें हम दूसरे तीसरे दिन एक स्प्रे लगा देते हैं। जैसे गेंदे की फसल लगा देते हैं, गेंदे की फसल में हम क्या काम करते हैं कि हम स्प्रे जो हो 2-3 स्प्रे उसमें लगा देते हैं 2-3 दिनों के बाद में, ठीक है। तो उसको हम अंदर की फसल पर कम स्प्रे करेंगे, बाहर जो बाउंड्री पर है उस पर हम ज़्यादा स्प्रे करते हैं। तो जो बाहर से आने वाले जो कीटक थे वो सबसे पहले कहाँ रोकेंगे, वो भिंडी पर रोकेंगे, और भिंडी पर यदि हमने स्प्रे कर दिया तो वहीं से वो समाप्त हो जाते हैं और आपकी फसल जो हो सुरक्षित रह जाती है। ये थोड़े छोटे मोटे जुगाड़ है, ये आपको करने चाहिए यदि आप गर्मी के समय पर खासकर सब्जी की खेती कर रहे हैं। तो बरसात में ये संभव नहीं हो पाता, वो इसलिए क्योंकि पूरा माहौल ही हरा होता है, ठीक है। आप अपनी खेत की बात ना करें, पूरा आसपास में अगर फसल लगी है तो भी, नहीं लगी है तो भी वो पूरा हरा रहता है, तो वहाँ ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन गर्मी में क्या होता है, अधिकतर सूखा एरिया ज़्यादा होता है, तो जो इंसेक्ट है वो ग्रीनेस तरफ अटैक ज़्यादा होती है। यानी हमारी फसल पता चला आसपास पर हमारी सब्जी की सिर्फ खेती है मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, और बाकी पूरा सूखा है, तो जो भी इंसेक्ट है वो हमारी फसल पर ज़्यादा अटैक्ट होते हैं और आपका काफ़ी नुकसान होता है। तो ये रहा हमारा कि हमने चौथे पॉइंट पर जाना कि कैसे हम संवेदनशील पौधों को लगाकर, जैसे भिंडी है, आपका मिर्च भी एक काफ़ी हद तक अटैक करती है उसको, मिर्च भी आप लगा सकते हैं। आप उसमें उत्पादन लें चाहे ना लें वो एक अलग बात है, ठीक है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, आप ले भी सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारे 5वें पॉइंट को। 5वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बढ़ने से पहले यदि आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी आप करें। अब हम जानते हैं हमारे 5वें पॉइंट को। लेकिन अब रोग आ चुका है, आपके इंसेक्ट आ चुके हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें उपचार करना होता है। तो उपचार हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जैविक रूप से भी और एक रासायनिक रूप से भी। 2 तरीके होते हैं हमारे पास। जैविक के तौर पर हम देखें तो जैविक तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि एक तो पोषक तत्व हमें पर्याप्त मात्रा पर देनी चाहिए। पोषक तत्व यदि हम देंगे अपनी फसल पर और नाइट्रोजन कम देंगे तो हमारी फसल पर इंसेक्ट कम अटैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैविक नियंत्रण के कह लें इसको, या हम जैसे भी इसको समझ सकते हैं। दूसरा, ये नीम ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नीम ऑयल में हम क्या करते हैं कि जब 2 से 3 दिनों में यदि हम नीम ऑयल, खासकर छोटे पौधे जब हमारे होते हैं, तो हम नीम ऑयल का इस्तेमाल जब करते हैं तो उससे क्या होता है, तो फंगस जनित रोग भी हमारे नीम ऑयल से कम होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपका जो इंसेक्ट है वो जो है नीम ऑयल जब पौधा कड़वाहट लिए होता है तो वहाँ पर फिर वो अटैक कम करते हैं। तो नीम ऑयल सुरक्षात्मक दृष्टि से आप कर सकते हैं उसका इस्तेमाल, ठीक है। या आप हर एक स्प्रे पर, जैसे अगर मान लीजिए लीफ मैनर वगैरह की समस्या है तो आपने देखा होगा ट्राइजोफास के साथ में, अब ट्राइजोफास हालांकि बैन हो गया है, तो उसके अलावा आप जो है तो प्रोफेनस साइपर वगैरह जो होता है हमारा, उसके साथ में नीम ऑयल का इस्तेमाल साथ में यदि आप करते हैं तो आपको उसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो वो अंडों को भी मारने का काम करता है, दूसरा फंगीसाइड भी है वो। तो नीम ऑयल के काफ़ी सारे जो है इसमें आपको फ़ायदे नज़र आते हैं। दूसरा, ये जैविक रूप से आप क्या कर सकते हैं, लाइट ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चिपचिपे ट्रैप होते हैं हमारे ब्लू कलर के, येलो कलर के, जो हमारे यानी कि नीले और पीले कलर के जो ट्रैप होते हैं प्लास्टिक वाले, जो जिसमें कि एक गोंद लगा होता है जिसमें कीटक आते हैं तो वहाँ पर चिपक जाते हैं। तो उस तरीके से यदि आप अपनी फसल पर कम से कम 20 आपको ट्रैप लगाने होंगे प्रति एकड़ के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए 5 उसमें थ्रिप्स वाले जो नीले होते हैं वो लगा दें। पीले वाले जो आपके लगते हैं वो कौन से लगते हैं आपके, ये वाइट फ्लाई वगैरह के माहों के लिए वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैविक रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। रही बात आप रासायनिक नियंत्रण की, जो कि इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अधिकतर यही हमसे सुनना चाह रहे होंगे कि रासायनिक उपचार आप बताइए हमें। तो रासायनिक उपचारों हम देखें तो रासायनिक उपचार हमें 3 प्रकार से करने होंगे। पहला होगा हमारा वाइट फ्लाई या उड़ने वाले पतंगे के लिए, दूसरा होता है थ्रिप्स के लिए, तीसरा होता है हमारा माइट्स के लिए। तो हम अगर वाइट फ्लाई के लिए देखें तो हम आपको कुछ
जो मुख्यतः जो कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं व्हाइट फ्लाई के लिए, मैं आपको बताता हूँ 4 से 5। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें है आपका कौन सा, उसमें हाँ एक चीज़ और है कि आप स्प्रे भी कर सकते हैं और दूसरा ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। तो ड्रिंचिंग में यदि हम देखें तो लीफ माइनर वगैरह के लिए ड्रिंचिंग जो काफ़ी सफल है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप चाहे तो इमिडाक्लोपिड है, थाइमाथाक्सम है, या फिर वॉल्यूम्प्लेक्सी है। थोड़ा बजट ज़्यादा है वॉल्यूम्प्लेक्सी का, आप उसकी ड्रिंचिंग महीने में एक बार अगर करते हैं तो आपको उसके जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। ठीक है, तो आप चाहे तो ड्रिंचिंग भी उसकी कर सकते हैं। जैसे मात्रा की हम बात करें तो वॉल्यूम्प्लेक्सी की मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इमिडाक्लोपिड की मात्रा 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, थाइमाथाक्सम यानी एक्स्ट्रा की मात्रा जो है आप चाहे तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिंचिंग एक बार करते हैं बारी बारी से। ठीक है, आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब स्प्रे की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट था हमारे स्प्रे में अगर देखें तो व्हाइट फ्लाई के लिए आप जो है सबसे शुरुआत में हम क्या करेंगे, नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो साथ में एसिटा है, इमिडाक्लोपिड है, एक्ट्रा है। ठीक है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कम मात्रा पर। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए जब आपका ज़्यादा ऐसा कुछ लगता है तो आप जो उलाला का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोमो प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इल्लियाँ भी समाप्त होंगी, आपकी थ्रिप्स भी समाप्त होगा और व्हाइट फ्लाई भी समाप्त होगी। ठीक है, आप चाहें तो ओबेरॉन का भी इस्तेमाल व्हाइट फ्लाई के लिए कर सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर, ठीक है, प्रोफेक्स सुपर का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, तो इल्लियाँ भी जाएगी, व्हाइट फ्लाई भी जाएगी आपकी। तो आप बारी बारी से आप लगभग 6 से 7 दिन जब भी आप स्प्रे लेते हैं तो आप बदल बदल कर इन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात थ्रिप्स की, तो थ्रिप्स की अगर लिए हम देखें तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए रेजेंट से। रेजेंट की जो मात्रा है वो आप 20 ml प्रति 20 लीटर टंकी यानी कि 1 ml प्रति लीटर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा समस्या नज़र आ रही है तो फिर आप सोमो प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोमो प्रिंट से व्हाइट फ्लाई भी जाएगी, थ्रिप्स भी जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलीगेट की जो मात्रा है 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 20 ml के लगभग आपका एक पंप 20 लीटर के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ट्रेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। उसकी जो मात्रा 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं 10 ml प्रति 20 लीटर टंकी के लिए। तो ये रही हमारी थ्रिप्स के लिए। आप चाहे तो एवासिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल कंपनी का जो आता है, उसकी जो मात्रा 20 ml प्रति 20 लीटर की टंकी और 180 ml से लेकर 200 ml तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा हमारा थ्रिप्स का। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अभी थ्रिप्स के लिए हमने क्या क्या आपको दवाएं जो बताई हैं। अब रहा हमारा माइट्स की जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को शेयर भी करें। दोस्तों, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे आप करवा देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइट्स की, तो माइट्स के लिए आप सबसे पहले तो ओबेरॉन का इस्तेमाल करेंगे और ओबेरॉन की जो मात्रा है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और 20 ml प्रति 20 लीटर की टंकी के लिए 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है, आप चाहे तो ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि धनुका कंपनी का आती है। ओमाइट की जो मात्रा है 30 ml से लेकर 40 ml तक प्रति 20 लीटर की टंकी और 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो एवासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवासिन की जो मात्रा है 20 ml प्रति 20 लीटर की टंकी और 180 ml से लेकर 200 ml तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक रूप से, और जैविक भी कह सकते हैं उसको और नॉन जैविक भी बोल सकते हैं उसको, तो वो है सल्फ़र की मात्रा। यदि आपकी फसल पर मान लीजिए फ्लावर है तो आप जो लिक्विड सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर और 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं यदि ये फ्लावर नहीं है तो आप फिर सल्फ़र जो पाउडर वाला आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 ग्राम प्रति लीटर 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको टमाटर में आने वाले जितने भी कीटक होते हैं उनके बारे में आपको बताया है। अब इसमें सिर्फ रह गया आपका इल्ली यानी कि जो पत्तियों को खाते हैं और फलों पर छेद करते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि उनको नियंत्रण करना काफ़ी आसान होता है। उसके लिए आप प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप डेलीगेट का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। एवासिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो भी इल्लियाँ जो है कंट्रोल हो जाती हैं साथ में। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आप जब भी इल्लियों के लिए कोई स्प्रे करने वाले हों तो आपको उड़ने वाली पतंगों के लिए, यानी कि जो फिफली होती है उनके लिए भी, और एक आपको जो अंडे होते हैं उसके लिए, और एक जो डायरेक्ट इल्लियों को हमें मारना है, ऐसे 3 प्रकार का डोज आपको बना के चलना पड़ेगा। हमने खासकर लीफ माइनर के लिए इस चैनल पर वीडियो बना चुका है, आप चाहे तो आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल पर वैसे भी काफ़ी हद तक जो बीमारियां आती हैं, जो कीटक आते हैं, उनके लिए आपको वीडियो मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा चैनल को देखें, उसमें कई प्रकार की जो समस्याएं हमारी जो खेती संबंधी हैं हमने पहले से ही उनका निदान कर चुका है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।